हेलो एवरीवन, और ये होने जा रहा है चैप्टर 5 स्टार्ट, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो अभी तक हमने टोटल चैप्टर 4 तक फिनिश किया। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका नाम था प्लानिंग, और प्लानिंग पूरे 6 मार्क्स का था भाई। 80 में 6 मार्क्स का। अब हम स्टार्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा, और वो होगा ऑर्गेनाइजिंग, जो पूरे 4 मार्क्स का आएगा। अब मैं आपको फिर से बता दूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंसिस्ट करता है 16 मार्क्स, बट 4, 5th और 6th चैप्टर अकेले मिलकर कंसिस्ट करता है 18 मार्क्स, जिसमें से हमने 6 मार्क्स का ऑलरेडी पढ़ा। अब चैप्टर 5th जो कि ऑर्गेनाइजिंग होने वाला है, वो रहेगा टोटल 4 मार्क्स का। अगर कुछ एडिशनल रहा तो 4+2 यानी एमसीक्यूज आ सकते हैं, और ये चैप्टर 6 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है। यही सीबीएसई का पैटर्न है, जो कि पिछले 5 साल से सीबीएसई चला रहा है। अब बातों को फिनिश करते हुए ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक सीन बिल्डअप करना पड़ेगा, एक केस सुनाना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैंने प्लानिंग में भी सुनाया था और बाकी चैप्टर्स में भी सुनाया था। स्टार्ट करते हैं एक सिनेरियो से। मान के चलो आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर ने असेंबली में आए और डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कल स्पोर्ट्स डे है। आप सब एकदम हड़बड़ा गए, कल स्पोर्ट्स डे है। अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है, बिकॉज वेन्यू डिसाइडेड नहीं है। कबड्डी कहाँ खेला जाएगा, बैडमिंटन कहाँ प्ले होगा, टेबल टेनिस कहाँ खेलेंगे, या टेनिस कहाँ प्ले होगा, रिले रेस कैसी दौड़ी जाएगी, इतनी सारी चीज़ों जिसकी साल भर प्रैक्टिस की है, बट आपको वेन्यू डिसाइडेड है ही नहीं। ना ही कोई सीनियर्स डिसाइडेड है कि कौन नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे फाइनल सिलेक्शन होगा, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, और क्या वियर करके आना है। इवन अगर चोट लग जाती है तो कहाँ फर्स्ट एड कराने जाना है, ये भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट डे से सारी चीज़ें तैयार होने वाली है। अब अच्छा होता जब हमें सारी चीज़ों के लिए टाइम मिलता और पता होता कि पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ के लिए कौन पर्सन असाइंड है। यानी अगर मैं रेड हाउस का हूं और मुझे अपना नाम देना रिले रेस पे, तो मुझे रेड हाउस का कैप्टन के बारे में पता हो कि रेड हाउस के कैप्टन को मुझे अपना नाम देना है, ताकि वो रिले रेस पे मेरा नाम लिखे। यानी और रेड हाउस के मेंटोर यानी कि जो टीचर्स भी होंगे, उन्हें भी मुझे पता हो कि वो कौन है जिनको मैं अपना नाम दे सकूं। ये सारी चीज़ें जब मुझे पता रहेंगी तो मैं इजीली पार्टिसिपेट कर पाऊंगा स्पोर्ट्स डे पे। अब स्पोर्ट्स डे तो एक छोटा इवेंट हो गया। अब इसको एज्यूम करो एक कंपनी, जहां कंपनी अचानक से आती है और बोलती है ये प्लान को एग्जीक्यूट करना है। प्लान को एग्जीक्यूट करना है बोल देती है, बट ये नहीं बताई कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मेरी ड्यूटीज क्या होगी, मेरा काम क्या होगा इस पर्टिकुलर प्लान को अचीव करने में। तो प्लानिंग हमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्लान देता है, उसे स्ट्रक्चर करने का काम ऑर्गेनाइजिंग का है। तो रिमेंबर, प्लानिंग अगर सोल है तो स्केलेटन उसका स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो सोल काम नहीं करने वाला। तो ऑर्गेनाइजिंग जो कि एक स्ट्रक्चर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले, जैसे कि प्लानिंग एक प्रोसेस था, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन था, ऑर्गेनाइजिंग सेकेंडरी फंक्शन है। तो अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो हमेशा की तरह ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है। तो इसका पर्टिकुलर पूरा डेफिनेशन जो एग्जाम में हमें लिखना है वो ये है: ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and grouping the different works with looking for the specialization. Identifying and grouping the different works with looking for the specialization, and then assigning the authorities and the responsibilities. And then assigning the authorities and the responsibilities to get the work done effectively and efficiently. ये पूरी की पूरी अगर डेफिनेशन आप लिखते हो तो हमेशा की तरह 1 मार्क्स मिलना फिक्स है। अब इस डेफिनेशन को हम तोड़ेंगे, और तोड़ने पे हम ये भी सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है। जैसे कि प्लानिंग का प्रोसेस था और वो पूरा 7 स्टेप्स कंटेन किया था, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें टोटल 4 स्टेप है। इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके डेफिनेशन पे ही वो चारों स्टेप्स आते हैं। तो पहले मैंने डेफिनेशन पे बताया आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क, यानी डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हम टास्क को समझेंगे और टास्क को उस लोगों को देंगे जो पर्टिकुलरली उस वर्क को करने में स्पेशलाइज्ड रहें। यानी इससे ये काम होगा, एक एम्प्लॉय को एक ही टास्क दिया जाएगा और बार बार वो रिपीटेटिव नेचर में वही टास्क करेगा, जिससे एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस पर्टिकुलर टास्क पे। सेकेंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलने का आसान मतलब है ग्रुप्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट में तोड़ देना। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग काम करेगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट को उनके वर्क पता होने चाहिए, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक हेड होने चाहिए, जो हेड इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उनके पास अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि उनके टास्क टाइम टू टाइम किए जा रहे हैं या नहीं।
अब थर्ड बनता है आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बोलो या असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज बोलो, दोनों का मतलब सेम है। आपके बुक में जो भी लिखा है आप उसको ले सकते हैं, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में डिफरेंट ड्यूटीज असाइन की जाएंगी। डिफरेंट ड्यूटीज किसको? अब इंजीनियर है तो टेक में जाएगा, एमबीए किया है तो मार्केटिंग में जाएगा, अच्छा सेल्स करने वाला बंदा है विथ एक्सपीरियंस तो सेल्स में डाल देंगे। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को उनकी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी ड्यूटीज असाइन होंगी। देन फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बोलने का क्या मतलब है? मतलब मैंने तो सारे एम्प्लॉयज को उसके टास्क बता दिए, टास्क बताने के बाद हर एक एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है, यानी कि उसे रिपोर्ट किसको करना है। अगर किसी एम्प्लॉय को यही नहीं पता कि उसका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है तो वो डेली टास्क कहाँ से पाएगा या अपने टारगेट्स किसको बताएगा कि उसने क्या अचीव किया दिन भर में। इसे ही केपीआई ट्रैकिंग भी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। केपीआई ट्रैकिंग एक ऐसा पार्ट है जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, यानी कॉलेजेस में जाओगे और या मास्टर्स करोगे तब पढ़ोगे। अभी इस पे फोकस नहीं करते, बस ये समझते हैं कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में एक एम्प्लॉय जो रहेगा वो अपने से सुपीरियर को सारी बातें बताएगा कि उसने आज क्या किया, दिन भर में क्या काम था और 3 महीने में कितना कितना काम करता है। उसी के हिसाब से उसकी प्रमोशन डिपेंड करेगी। अब हमने प्रोसेस पढ़ा और ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन पढ़ी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस के बाद जो मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी सेकंड प्रोसेस में बताया था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने बहुत पहले फंक्शनल और डिविजनल पढ़ा था, अब फंक्शनल और डिविजनल को हम फिर से पढ़ेंगे और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स को फिर से पढ़ेंगे या ऑर्गेनाइजेशन को फिर से पढ़ेंगे। जब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल मूव विथ different delegations and the decentralization and what is the difference between delegation and decentralization, इसमें शिफ्ट करेंगे और इतना करके चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और आफ्टर दैट हम सीबीएसई के क्वेश्चंस देखेंगे। और अब हम इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको पूरे के पूरे प्रोसेस पढ़ा है जो कि ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं। इन्हीं प्रोसेस से हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है, यानी पूरा का पूरा लॉजिक बिल्डिंग अगेन है। पहले था डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने ये बताया था कि वर्क कैसे असाइन करेंगे और टास्क करते करते एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये होगा कि एम्प्लॉय हमारा स्पेशलाइज्ड हो रहा है। अब एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो रहा है तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है। देन सेकंड मैंने ये बताया था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में टास्क को बांट दिया जाएगा। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में टास्क बढ़ता है तो हमें ये पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट की गलती है, यानी कौन सा डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है अगर वो किसी गोल को अचीव नहीं कर पाया तो। अब ये भी एक इंपॉर्टेंस है, अकाउंटेबिलिटी फाइंड आउट करना। थर्ड है हमारा ऑप्टिमम रिसोर्सेस। अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में चीजों को बांटेंगे तो यानी हम रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज कर रहे हैं, और यूज करने के साथ साथ अगर एम्प्लॉय एक अच्छा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रखे, यानी उसको पता हो कि उसका बॉस, उसका सुपीरियर कौन है, तो इससे एक और इंपॉर्टेंस निकल के आएगा और वो है कि एम्प्लॉय अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगा, और वो जितना अच्छा डेवलप करने की कोशिश करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बनते जाएगा। तो इंपॉर्टेंस में हमने डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंस देखे जो कि पूरे के पूरे हमने प्रोसेस से निकाले। जस्ट यूज्ड आवर लॉजिक, हमने लॉजिक लगाया और सारे इंपॉर्टेंस हमारे हाथ में आ गए। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई कभी भी इंपॉर्टेंस के डायरेक्टली वैल्यू पॉइंट नहीं पूछेगा। ऑर्गेनाइजिंग से कभी भी डायरेक्ट स्पेशलाइज्ड वैल्यू नहीं पूछेगा। आप डायरेक्टली कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस खत्म करने के बाद नेक्स्ट हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे। तो मैंने बताया कि डिपार्टमेंट दो टाइप से डिवाइडेड किया गया है, एक डिविजनल है और एक फंक्शनल। अब डिविजनल और फंक्शनल के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। अब डिविजनल और फंक्शनल के क्या रोल्स हो सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये समझना पड़ेगा कि फंक्शनल क्या होता है और डिविजनल क्या होता है। अगर कोई कंपनी का सिर्फ एक डिपार्टमेंट है और एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर रहा है तो वो फंक्शनल कहलाएगा, और अगर एक कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में काम करता है तो वो डिविजनल होगा। अब इसका एक इजी सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि कोलगेट मान के चलते हैं एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। कोलगेट की कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि है कोलगेट, यानी कि टूथपेस्ट। अब ये अगर सिर्फ टूथपेस्ट बनाएगी तो ये फंक्शनल में आएगी। अब एक साइड लेते हैं पतंजलि। हम सबको पता है पतंजलि बहुत बड़ी कंपनी है और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। अब डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट सेटअप करती है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट सेटअप करने के बाद वो हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देती है। यानी पर्टिकुलर अगर मान के चलते हैं पतंजलि का दंत क्रांति जो आता है, जो उसका टूथपेस्ट है, उसके लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट के लिए दिया गया और ऐसे ही मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल चेन्स ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे इनके, यानी मल्टीपल चेन्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। इसे ही डिविजनल स्ट्रक्चर कहा गया है। फंक्शनल में हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, यानी एक प्रोडक्ट के ये 4 डिपार्टमेंट रहेंगे। अब इनके डिफरेंस समझते हैं, जो कि सीबीएसई में डायरेक्टली पूछा जाता है, या फंक्शनल या डिविजनल में क्या डिफरेंस है बताओ। तो अगेन आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले बेसिस लिखना है, उसके बाद फंक्शनल, देन डिविजनल, और उसको बाइफरफिकेट करते हुए हमें आंसर बताना है। अब चलिए पढ़ते हैं इसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म। डिफरेंशिएशन करते टाइम सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन डालना है। तो डेफिनेशन पे वही सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट आपको डालना पड़ेगा। देन सेकंड डिपार्टमेंट, डिफरेंशिएट करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो इसमें जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसके लिए नॉर्मल डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाएंगे, और जो मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन पे यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर पे फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन वाइज डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन डिविजनल में प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी पतंजलि में डिफरेंशिएशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, इसी के लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन किए थे। अब नेक्स्ट है कॉस्ट। फंक्शनल में ज्यादा कॉस्ट लगेगा कि डिविजनल में? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ प्रोडक्ट होंगे उसमें कॉस्ट ज्यादा होगी, तो डिविजनल में कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू फंक्शन में। तो आंसर राइटिंग पे आप लिखेंगे फंक्शनल इज हैविंग लो कॉस्ट देन द डिविजनल। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके ये डिफरेंशिएशन नोट कर सकते हैं या एक बार रीड कर सकते हैं, बट रीड करते टाइम अगर कोई डाउट आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब डिविजनल एंड द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बोलो या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, दोनों ही बोलना सही है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होता है? तो मैनेजमेंट बैठता है, मैनेजमेंट एक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाता है। रूल्स एंड गाइडलाइंस ऐसे होंगे जो कभी ब्रेक नहीं किए जाएंगे और उसे मैनेजमेंट के पर्सन को भी मानना पड़ेगा। देन सेकेंड, एक कम्युनिकेशन पाथ बनाता है। याद है हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्केलर चेन की थ्योरी पढ़ी थी, जिसको कंट्राडिक्ट करता था गैंगप्लैंक। अब ऐसा ही कुछ मैनेजमेंट चेन बनेगा फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अथॉरिटी रिलेशनशिप यानी आपकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होगी पेपर पे कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और आपके हाथ में कितनी पावर है। लेकिन फॉर्मल में हम बचते हैं गॉसिप से। अब गॉसिप्स क्या है आगे हम पढ़ेंगे। अब इसी का जस्ट अपोजिट पूरा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल अचानक से क्रिएट हो जाने वाली कंपनी है, जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग एक साथ आए और बातचीत करने लग गए, या लंच एक साथ करने लग गए, और जो भी बातचीत होती है वो सारी की सारी इनफॉर्मल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक पर्टिकुलर पाथ था कम्युनिकेशन का, जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट इनफॉर्मल में लोग कहीं भी किसी भी लेवल से आते हैं और बात करने लग जाते हैं एक दूसरे से। बट इनफॉर्मल से होता है गॉसिप्स। गॉसिप्स का एक पर्टिकुलरली एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। अब ये ग्रेप वाइन क्या है? कई बार ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ खबर जो कि फेक हो सकती है या रूमर्स हो सकता है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। जैसे कि आपके क्लास में जो रूमर्स फैलते हैं, आपके स्कूल्स में जो रूमर्स फैलते हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब ये स्प्रेड आउट होने को ही ग्रेप वाइन बोला जाता है। ग्रेप वाइन एक लार्ज नेटवर्क है। जब आप कोई बात करते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता और जिसमें फैक्ट्स नहीं रहते, या वो सच भी हो सकती है या झूठ भी हो सकती है, और जब वो अचानक से पूरे स्कूल में फैल जाए या पूरे क्लास में फैल जाए, क्योंकि आपने तो सिर्फ अपने दोस्त को बताया था और उसने पूरी क्लास को बता दिया, अब यही ग्रेप वाइन कहलाएगा और यही एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसी के लिए सारी कंपनीज इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को काटती हैं और वो फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करने बोलती हैं। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद हमें ये बात तो समझ आ गई कि ऑर्गेनाइजिंग हमसे क्या चाहता है। ऑर्गेनाइजिंग हमसे यही चाहता है कि एक पर्टिकुलरली पाथ रहे और चैनल रहे सब चीज का, यानी कि स्केलेटन जो बन रही है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रांग रहे। लेकिन स्ट्रांग जब माइंड रहता है तभी ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग रहेगा। अब माइंड कौन है? माइंड है मैनेजर। अगेन मैनेजर इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसे समझ आए कि कौन सा टास्क किसको दे रहा है। अब पर्टिकुलरली इसके लिए बुक में एक वर्ड दिया है जिसको बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का इजी मतलब है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ assigning different work to the subordinates with giving them authority and responsibility। यानी सारे काम को एक मैनेजर जब अपने सबऑर्डिनेट को देगा यानी अपने जूनियर को देगा, लेकिन साथ में वो उसको अथॉरिटी भी देगा उस टास्क को करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। लेकिन क्या होगा जब वो सबऑर्डिनेट टास्क नहीं कर पाएगा? तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, उस सबऑर्डिनेट की या उस मैनेजर की? तो आंसर है उस मैनेजर की,
क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं होती। आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी स्टेज विद द पर्सन इटसेल्फ। डेलीगेशन पढ़ने के बाद हमें इसके एलिमेंट्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिमेंट्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। यानी एलिमेंट्स होते क्या है, अब ये समझते हैं। एलिमेंट्स टोटल 3 टाइप के हैं, और ये आप पहले भी पढ़े हो प्रिंसिपल्स में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पहला अथॉरिटी है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा मैंने अभी आपको बताया जो चीज ट्रांसफर नहीं होती। तो क्या ट्रांसफर नहीं होती? अकाउंटेबिलिटी। अब अथॉरिटी पे जंप करते हैं। अथॉरिटी था पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट ए टास्क। अगर मैं किसी को अथॉरिटी देता हूं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी कंपलसरी है। बिना अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की नहीं, और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी किसी काम की नहीं। बट ये सबसे अपार्ट जो है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कभी किसी के पास ट्रांसफर नहीं होती। यानी अगर मुझे टास्क मिला है और मैं किसी दूसरे को वो टास्क असाइन करता हूँ, और बाद में मेरा बॉस मुझसे पूछेगा कि काम कहाँ तक हुआ है, और जब वो जूनियर काम नहीं कर पाएगा तो डांट कौन सुनेगा? मैं। तो अकाउंटेबिलिटी मेरे पास ही रहेगी, भले ही मैं अपने जूनियर को कितनी भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा हूं, डजंट मैटर। बॉस मुझे जानते हैं, अकाउंटेबल कौन होगा? मैं। डेलीगेशन के एलिमेंट्स तो पढ़ लिए, बट ये डेलीगेशन करते क्यों है भाई? तो डेलीगेशन इसलिए किया जाता है ताकि मैनेजर का वर्कलोड कम हो और जूनियर उस काम को जल्दी से सीखे। पहला तो हो गया रेड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, दूसरा इंक्रीजिंग द टास्क लोड ऑफ द जूनियर्स एंड मेक हिम लर्न द न्यू वर्क, और थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एजाइल होता है। अब एजाइल होने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी फास्ट होती है, क्योंकि अब जूनियर्स भी हाई लेवल थिंकिंग करने लगते हैं जब हाई लेवल के टास्क उनको मिलते हैं तो। और अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है पावर इन मोर हैंड, और डेलीगेशन बोलता है गिविंग द सबऑर्डिनेट्स टास्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस दोनों में मतलब क्या है समझते हैं। डेलीगेशन में एक मैनेजर एक सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर करता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो कि टॉप लेवल ऑफ द कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे वो अपनी पावर शेयर करते हैं बहुत सारे लोगों में एक साथ। तो वहां पर एक पर्सन के साथ पावर शेयर होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे लोगों के साथ पावर शेयर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर शेयर होगी उससे बहुत सारे लोग पावरफुल फील करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पावर्स का यूज करके कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेलीगेशन पे जो किसी एक यानी सबऑर्डिनेट के पास जो पावर शिफ्ट हुई है उससे सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट पावरफुल फील करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हर एक मैनेजर का एक फेवरेट एम्प्लॉय होता है, यानी फेवरेट सबऑर्डिनेट होता है। यानी कि जब वो डेलीगेट करेगा तो उस फेवरेट एम्प्लॉय को डेलीगेट करेगा, बाकी एम्प्लॉयज बुरा मान जाएंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज को पावर बराबर डेलीगेट होती है। डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइडर टर्म है और डेलीगेशन एक नैरो टर्म है। यहां हमने पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। अब स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पिछले कुछ ईयर्स में रिपीटेटिव नेचर में देखे गए। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेलीगेशन एंड इट्स एलिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द डेलीगेशन? स्टेट इट्स 3 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डेलीगेशन की हम पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद 3 एलिमेंट्स का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट में उसे एक्सप्लेन करेंगे। अब 3 एलिमेंट्स क्या क्या थे? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बट हमें यहाँ पर भी फ्लो चार्ट बनाते हुए ये करना है, ये बताना है कि अथॉरिटी कैसे डेलीगेट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी जो कि शिफ्ट नहीं होती किसी के साथ भी। इतनी सारी चीजें मेंशन करने के बाद आपको कंक्लूजन भी देना पड़ेगा, तब जाके वो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट सीबीएसई का फेवरेट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो आंसर हम सबको पता है, अकाउंटेबिलिटी कभी शिफ्ट नहीं हो सकती, इसी के लिए अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एनी 4 डिफरेंसेस आल्सो। अब मैंने आपको पूरे के पूरे डिफरेंस बताए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल के, उसे ही बेसिस में डाल के लिखने पड़ेंगे। तो बेसिस पे सबसे पहले तो फॉर्मेशन आएगा। इनफॉर्मल और फॉर्मल पैदा कैसे होते हैं? तो फॉर्मल को मैनेजमेंट पैदा करता है, और इनफॉर्मल अपने से ग्रुपिंग एक्टिविटी से पैदा होते हैं, जैसे कि दोस्त बन जाते हैं। दूसरा रूल्स, फॉर्मल में जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी पड़ती है, इनफॉर्मल में ऐसी कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस नहीं है। देन कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पे एक इसके पास फॉर्मल में चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल में ग्रेप पॉइंट होता है। ग्रेप पॉइंट यानी जब सब बैठ के आपस में कुछ कुछ बात करते हैं तो उसी में कन्वर्सेट हो जाता है, और ऐसे ही रूमर्स भी फैलते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रेप पॉइंट मेन रीजन है फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में रूमर फैलाने का। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, और लास्ट है अथॉरिटी। स्टेबिलिटी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो फॉर्मल होगा या जो इनफॉर्मल होगा? तो ऑब्वियसली जो फॉर्मल होगा वो ज्यादा
स्टेबल रहेगा और स्ट्रक्चर्ड रहेगा एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल के। लास्ट है अथॉरिटी। फॉर्मल्स में अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होती है डाउनवर्ड साइड से, लेकिन इनफॉर्मल में अथॉरिटी कहीं ट्रांसफर नहीं होती। सब बंदों के पास बराबर अथॉरिटी होती है, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गाइस यहां पर हमने ऑर्गेनाइजिंग के पास्ट सीबीएसई क्वेश्चंस को डील किया और पर्टिकुलरली इस चैप्टर के डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ा। अब डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद ये चीजें तो समझ आई कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान था और 4 नंबर लाना कोई टफ बात नहीं है। पर्टिकुलरली इस चैप्टर पे आप इजीली अचीव कर सकते हो। प्लानिंग से तो बहुत आसान था ये चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे जो कि रहेगा स्टॉपिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।